आधी रात थी जब गौरी कवि की तबीयत बिगड़ जाती है। जग्गू, जग्गू बेटा, मुझे मटके से एक गिलास पानी तो दो। जग्गू अपनी मम्मा को एक गिलास पानी देता है। तभी मुन्नी भी उठकर बैठ जाती है। मुन्नी रोने लग जाती है। मम्मा, मम्मा क्या हुआ आपको? आपको तो बहुत तेज बुखार है। मुन्नी बेटा चुप कर जाओ, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हो जाऊंगी। मम्मा, आपको कुछ नहीं होगा, मैं बुलबुल आंटी से दवा लेकर आता हूँ। जग्गू बेटा, आधी रात हो गई है और आपको तो बुलबुल के घर का भी नहीं पता। मम्मा, आप फिक्र नहीं करें, मैं किसी न किसी से पूछ लूँगा। भैया, मम्मा को दवा देना बहुत जरूरी है, चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। नहीं मुन्नी, तुम मम्मा के पास ही रहो, मैं चाहता हूँ, मैं किसी न किसी से पूछ लूँगा बुलबुल आंटी का घर। जग्गू अपने घर से निकलता है। रात अंधेरी थी, कोई भी पक्षी बाहर ना था। जग्गू कौवा पहली बार रात को अपने घर से बाहर निकला था। उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। थोड़ी दूर जाकर उसे मिठू तोते के घर से आवाजें आती हैं। मिठू जी, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, वो मीठा फल कहाँ है जो आप शाम को लाए थे? क्या हुआ हरियाली, तुम तो रात को सोने भी नहीं देती। रात को दरवाजे पर दस्तक होती है। हरियाली तोती और मिठू तोता दरवाजा खोलते हैं। आंटी आंटी, मैं गौरी कवि का बेटा हूँ, मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है। आपके घर से आवाजें सुनी तो मैंने सोचा कि आपसे मदद मांगता हूँ। हाँ गौरी के बेटे, बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हरियाली चुप कर जाओ, हम इसकी कोई मदद नहीं करेंगे। वैसे भी वो गौरी कवि हमेशा हमारा भोजन चुरा कर खाती रहती है। जाओ जग्गू, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। हरियाली तोती और मिठू तोता दरवाजा बंद कर लेते हैं। जग्गू नाराज होकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। वो सीधा रानो चिड़िया के घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। क्या हुआ जग्गू बेटा, आप आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी आंटी, मुझे आपसे मदद चाहिए थी, मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है। क्या आपके पास बुखार की दवा है? जग्गू बेटा, मेरे पास तो बुखार की दवा नहीं है, मगर हाँ, बुलबुल से जरूर मिल जाएगी। आंटी, पर मुझे बुलबुल आंटी के घर का नहीं पता। चलो बेटा, मैं आपके साथ चलती हूँ। फिर रानो चिड़िया गौरी कवि के बेटे जग्गू के साथ जाती है। बुलबुल भी अपने घर में सो रही थी। वो दोनों दरवाजा खटखटाते हैं, मगर बुलबुल दरवाजा नहीं खोलती। आंटी रुकें, मैं खिड़की से बुलबुल आंटी को बुलाता हूँ। फिर जग्गू कौवा खिड़की से बुलबुल को आवाज देता है। बुलबुल आंटी उठिए, मेरी मम्मा बहुत बीमार है, मुझे बुखार की दवा दे दे। बुलबुल तुरंत उठ जाती है। माफ करना बुलबुल, हमने आपको इस समय तंग किया। ये गौरी कवि का बेटा जग्गू है। गौरी कवि को बहुत तेज बुखार है, आप उसे दवा दे दें। रानो बहन, कल मैं जंगल नहीं जा सकी, इस समय मेरे पास तो वो दवा नहीं है। हाँ, अगर तुम पहाड़ों से वो फूल ले आओ तो मैं दवा बना दूंगी। जग्गू बेटा, आप बुलबुल आंटी के पास रहें, मैं पहाड़ों से वो फूल लेकर आती हूँ। नहीं आंटी, मैं भी आपके साथ जाऊँगा, मुझे भी तो ये सब कुछ सीखना है। फिर जग्गू भी रानो चिड़िया के साथ पहाड़ों की ओर जाता है। अंधेरी रात में उड़ना बहुत मुश्किल था। रानो चिड़िया आगे आगे और जग्गू पीछे पीछे उड़ रहा था। वो दोनों उड़ते उड़ते पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। चांद की रोशनी में रानो चिड़िया को वो फूल दिखाई देते हैं, जिसके बारे में बुलबुल ने उन्हें बताया था। जग्गू बेटा, यही है वो फूल, तोड़ लो इन्हें। फिर वो दोनों फूल तोड़कर वहाँ से वापस बुलबुल के घर जाते हैं। बुलबुल उन फूलों से रस निकालकर दवा तैयार कर देती है। इन फूलों के रस का एक कतरा देने से ही गौरी कवि का बुखार ठीक हो जाएगा। आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर रानो चिड़िया और जग्गू कौवा वापस जाते हैं। रानो चिड़िया भी गौरी कवि के घर जाती है। गौरी कवि बेहोशी में मुंह खोलती है और जग्गू अपनी माँ के मुंह में दवा के कतरे डाल देता है। भैया, क्या मम्मा अब ठीक हो जाएंगी? हाँ मुन्नी, बुलबुल आंटी ने कहा था कि थोड़ी देर में बुखार ठीक हो जाएगा। बच्चों, अब मैं घर चलती हूँ, तुम चिंता न करना, सब ठीक हो जाएगा। फिर रानो चिड़िया वापस अपने घर चली जाती है।
थोड़ी देर बाद गौरी कवि को होश आ जाता है और वो बोलती है, जग्गू बेटा तुम आ गए। हाँ मम्मा, मैंने तो आपको दवा भी पिला दी है। मेरे बेटे मैं ठीक हूँ, अब तुम सो जाओ। भैया, मम्मा का बुखार ठीक हो गया है। हाँ मेरे बच्चों, मैं ठीक हूँ। फिर वो दोनों बच्चे अपनी माँ से लिपटकर सो जाते हैं। अगली सुबह गौरी कवि उठ जाती है और वो अपने बच्चों पर बहुत गर्व करती है। मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं और एक मैं हमेशा पक्षियों का बुरा ही सोचती रहती हूँ। ऐ ऊपर वाले, मुझे क्षमा करना, मैं दोबारा किसी पक्षी को परेशान नहीं करूँगी। बहुत समय पहले किसी जंगल में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर लंबे बालों वाली कवि भूतनी रहती थी, जो पक्षियों की हर इच्छा पूरी किया करती थी। ऐ पीपल की भूतनी, मेरी सास बहुत बुरी है, वो हमेशा मुझसे लड़ती रहती है। तुम कुछ ऐसा करो कि उसकी आवाज ही बंद हो जाए। अच्छा ठीक है, मगर वो कवि भूतनी बहुत बुरी थी। वो इच्छा तो पूरी किया करती थी, लेकिन इच्छा पूरी होने के बाद इच्छा मांगने वाले को पछताना पड़ता था। हे ऊपर वाले, मैंने तो उस भूतनी से कहा था कि मेरी सास का कुछ करे, मगर उल्टा ही उस भूतनी ने मुझे बहरा कर दिया। हाँ हाँ। इसीलिए जंगल के पक्षियों ने उस भूतनी से मांगना बंद कर दिया था। कोई भी घने जंगल में बड़े पेड़ के पास नहीं जाता था और वो कवि भूतनी पेड़ छोड़कर जा नहीं सकती थी और कोई पक्षी उसके पास नहीं जाना चाहता था। इसीलिए पीपल की भूतनी अब अकेले रहने लगी। कोई पक्षी भी मेरे पास नहीं आता। ऐसे ही काफी अरसा बीत गया और सभी पक्षी पीपल की भूतनी को भूल गए। एक दिन काली भूतनी ने चूहे से कहा, अरे ओ चूहे, लगता है पक्षी मेरे बारे में भूल गए हैं। इसीलिए तुम अभी जाओ और जाकर पक्षियों को बताओ कि मैं कैसे उनकी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। उन पक्षियों में से किसी के आने पर मैं कुछ ऐसा करूँगी कि मुझे यहाँ हमेशा नहीं रहना पड़ेगा। मगर मैं तो एक चूहा हूँ, वो मेरी बात क्यों मानेंगे? क्योंकि मेरा जादू ऐसा छाएगा कि तुम्हें कोई पहचान ना पाएगा। भूतनी के ऐसा कहते ही वो चूहा एक उल्लू में बदल जाता है। लो, मैंने तुम्हें एक पक्षी बना दिया, अब जल्दी से जाओ और पक्षियों को मेरे पास लेकर आओ। वो उल्लू मिठाई का एक डब्बा लेकर पक्षियों के पास पहुंचा। लो पक्षियों, ये मिठाई खाओ। तुम कौन हो और मिठाई क्यों बांट रहे हो? मैं दूसरे जंगल में रहने वाला उल्लू हूँ। मुझे पीपल के पेड़ के पास एक भूतनी मिली थी। भूतनी ने मुझे कहा कि वो मेरी इच्छा पूरी कर सकती है। ये सुनकर मैंने उसे 100 सोने के सिक्के देने को कहा। उसने जादू से मुझे 100 सोने के सिक्के दे दिए। इसी खुशी में मैं ये मिठाई बांट रहा हूँ। ये सुनते ही रानू चिड़िया बोलती है, ऐसे ही क्यों? वो भूतनी कभी किसी को 100 सोने के सिक्के देगी? मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। हाँ, तुम दोनों ठीक कह रहे हो। वो भूतनी मुफ्त में कभी किसी को कुछ नहीं देती। ऐसा सुनकर वो सब उल्लू को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। पास वाले पेड़ पर ये सब बातें कालू कौवा सुन रहा था। 100 सोने के सिक्कों के बारे में सुनते ही वो कालू कौवा लालच में आ जाता है और वो रात होते ही पीपल की भूतनी के पास चला जाता है। पीपल की भूतनी, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगी, मगर उसके बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम मुझे 200 सोने के सिक्के दे दो तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। वादा करो कव्वे, जो मैं मांगूंगी वो तुम मुझे दोगे। मैं वादा करता हूँ। कालू की इच्छा को तराजू में तोल, मिल जाए इसे मुंह बोले बोल। काली भूतनी के ऐसा कहते ही कालू कव्वे को एक थैली मिलती है जिसमें 200 सोने के सिक्के थे। सोने के सिक्के देखकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ। अब तुम अपना वादा पूरा करो। हाँ हाँ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें?
मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। क्या क्या तुम मुझे खाना चाहती हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे शरीर पर कब्जा करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपना शरीर नहीं दे सकता। अब तुम कुछ नहीं कर सकते कालू कव्वे। तुमने मुझसे वादा किया था और मुझसे किया वादा तुम चाहकर भी नहीं तोड़ सकते। ऐसा कहते हुए काली भूतनी ने एक मंत्र पढ़ा। 200 साल इस पेड़ में मैं रही हूँ, अब इस पेड़ से मैं जाऊंगी और अपने जाने के बाद कालू कव्वे को इस पेड़ का भूत बनाऊंगी। भूतनी के ऐसा कहते ही भूतनी की आत्मा कालू कव्वे में चली गई और कालू कव्वे की आत्मा काली भूतनी में चली गई। इस तरह कालू कव्वा उस पेड़ का भूत बन जाता है। ये तुमने क्या किया? अब तुम इस पेड़ के भूत बन गए हो और हमेशा इस पेड़ के साथ बंधे रहोगे। हा हा हा। जिसके बाद वो काली भूतनी वहाँ से चली गई और अपनी लालच की वजह से उस पेड़ का बना भूत कालू कव्वा बहुत पछता रहा था और बहुत जोर जोर से रोने लगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। किसी से कोई वादा करने से पहले हमें अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। आपका धन्यवाद। ये मीठा फल यहाँ कैसे आया होगा? मैं इसे खा लेता हूँ। रुको रुको कालू, ये फल जरूर किसी का रखा हुआ होगा। हो सकता है किसी शिकारी ने ये फल रखा हो। मैं तो इसे खाऊंगा, मैं तो इसे खाऊंगा। बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे किसी शिकारी ने तीर मार दिया है। ऐसे चीखता हुआ कालू कव्वा उठकर बैठ जाता है। बचाओ बचाओ बचाओ। ओए कालू, चुप करके सो जाओ। क्या बचाओ बचाओ लगा रखा है? कौन मार रहा है तुम्हें? सपना, बहुत डरावना सपना था। मैं तो मर ही गया था। ऐसा कहते हुए कालू कव्वा फिर से सो जाता है। अगली सुबह हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी भोजन की खोज में निकले हुए थे। वहीं कालू कव्वा और गोरी कव्वे भी भोजन की खोज में निकले थे। थोड़ी दूर एक पेड़ के ऊपर गोरी कव्वे को एक मीठा फल दिखाई देता है। कालू, रुको रुको, वो देखो पेड़ पर मीठा फल है। वो दोनों दूसरे पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू, जाओ और मेरे लिए वो मीठा फल लेकर आओ। ये मीठा फल, ये पेड़, ये सब वही है जो मैंने कल सपने में देखा था। अगर मैं वहाँ गया तो मैं मर जाऊंगा। कालू कव्वा ये बात कर ही रहा था कि रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। ये चिड़िया भी सपने में थी। हाँ, सब कुछ वही हो रहा है जो सब मैंने सपने में देखा। मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। कालू भैया, गोरी बहन, क्या कुछ मिला खाने को? गोरी कभी कालू के कान में कहती है। कालू, क्यों न हम चिड़िया को उस फल के पास भेज कर देखते हैं कि तुम्हारा सपना सच्चा था या झूठा। फिर गोरी कभी रानो चिड़िया से कहती है। हाँ चिड़िया, हमारा पेट तो भरा हुआ है, तुम ये मीठा फल खा लो। वो देखो मेरे पीछे पड़ा है वो। अरे वाह, मेरा तो आज मीठे फल खाने को बहुत मन था। फिर रानो चिड़िया झट से उड़ती है और वो मीठा फल ले जाती है। लो, वो गई चिड़िया। डरपोक कहीं के, सपनों से डर रहे हो। और वो चिड़िया ले गई मीठा फल। झूठा था, वो सपना झूठा था, मगर मैं डर गया था। ऐसे ही उड़ते उड़ते उन दोनों को शाम हो जाती है और एक पेड़ के पास उन्हें कुछ दाना मिल जाता है। वो दोनों दाना खाते हैं और वापस घर चले जाते हैं। गोरी, मुझे कुछ दिनों से बहुत डरावने डरावने सपने आ रहे हैं। मैं हर रोज सपने में मर जाता हूँ। कालू जी, जितने बुरे काम हम करते हैं तो हमें डरावने ही सपने आएंगे। अगर हम अच्छे काम करें तो हमें अच्छे अच्छे सपने आएंगे। फिर कालू कव्वा और गोरी कव्वी सो जाते हैं। हर तरफ मकई के भुट्टे ही भुट्टे थे। कालू कव्वा एक किसान की पत्नी हरियाली तोती के बच्चों को फल देती है। ऐसे ही देखते देखते बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो उड़ना भी सीख लेते हैं। अब हरियाली तोती अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी।